हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड डॉट अविनाश। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपना वेबिनार का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे वेबिनार का टॉपिक क्या है? यूनाइटेड नेशंस। हम सबको पता है यूनाइटेड नेशंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बिकॉज जब हम आईआर वगैरह डिस्कस करेंगे या कोई ट्रीटीज डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि यूएन है क्या। बिकॉज ऑल जितनी भी आप ट्रीटीज लेंगे, ऑल दी ट्रीटीज शुड हैव मेंशन ऑफ यूएन इन सम वे और अनदर वे। तो हमें यूएन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और भी अगर आप देखेंगे ना तो करंट अफेयर्स में भी आपको कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। सो यू शुड नो कि यूएन क्या होता है, कि उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो इसलिए हमने ये अपना जो वेबिनार है वो स्टार्ट किया है। दैट विल बी ऑफ 4 days। टुडे इज डे 1 ऑफ दिस वेबिनार। जो सारा इन्फॉर्मेशन है दैट शुड हैव टू बी इन योर ईमेल्स, जो कि हमने आपको मेल कर दिया है। बट स्टिल आई एम गोइंग टू ब्रीफली डिफाइन कि इस जो वेबिनार है उसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो फॉर today we are scheduled to have a general discussion on UN, and along with that we should have a information about General Assembly, जो कि मेन ऑर्गन्स में से एक है। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट यूएन वी विल डिस्कस व्हाट यूएन इज एंड ऑल द अदर थिंग्स अबाउट इट। बट पहले जो यूएन है उसके 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक ऑर्गन जो है मेन ऑर्गन वो हम आज डिस्कस करेंगे। और जो रिमेनिंग ऑर्गन्स हैं वो हम अपनी वीडियोस में या अपनी वेबिनार सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वेबिनार सीरीज अच्छा लगे देन यू शुड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट्स educated.avinash, or you can like our videos. Or if you have any query then definitely you should uh, comment your query in the comment box. We will definitely revert back to you. By this note, let's start with the presentation, because uh, it's not worth of wasting our time. So by this we will start a presentation. Let me share my screen with you. So here comes our presentation, that's webinar on United Nations day 1. Firstly, we will have a look over who I am, because you are going to have a general discussion over these topics by me. So my name is Avinash, and I have a YouTube channel, that's educated.avinash, through which I normally help UPSC aspirants so that they can prepare efficiently and effortlessly for the UPSC examination. Because all of us know that this journey might be difficult for someone's. In the other case it may not be, but for some it may be cumbersome. So we will just simplify their preparation, for which we are going to upload videos related to preparation. So by this note, let's start with our today's presentation. That's topics to be covered today: United Nations and General Assembly. So UN was founded in 1945. 1945, why I'm saying so? ऑल ऑफ अस नो, जब भी ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मकसद क्या होता है इंस्टॉल होने का या ऑर्गेनाइज होने का, वो इसलिए बनाई जाती हैं, फाउंड की जाती हैं, सो दैट कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं नेशन वाइड, बिकॉज अगर विद इन नेशन कोई भी इशू होता है, आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर इंडिया में कोई भी आपको इशू मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। बट अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इशू है तो आप किसे कंप्लेंट करेंगे? एट द डे एंड हर नेशन का अपना अपना रूल्स है, बट हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए रहते हैं। इस वजह से यूएन या अदर जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड की जाती है, ताकि एक जैसे बोल लेना कि वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज किया जा सके। अब हुआ क्या था, इंडिया, सॉरी इट्स नॉट इंडिया, जब भी हम किसी भी नेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम एक छोटी सी कंट्री या छोटे से स्टेट की बात करें तो उनके विद इन भी कुछ ना कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड कम्युनिटी में कभी कोई इशू अराइज ना हो। तो जो इश्यूज अराइज होता है वो विद टाइम क्या बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं विद इन नेशंस, और वो फ्रिक्शन के कारण वॉर बन जाती है।
तो वॉर ना हो या ऐसी कंडीशंस ना आए कि जब जो ट्रेड है या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा ना हो, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड की गई है। तो उनमें से एक यूएन है। अब यूएन भी क्यों फाउंड किया गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सब नेशंस को पता था कि अगर अब वर्ल्ड वॉर होगा तो उसका इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा कि जिसको हम नाप भी नहीं सकेंगे, जिसको कि हम मेयर भी नहीं कर सकेंगे। और इस वजह से ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, उसको अवॉइड किया जा सके, इसलिए यूएन को फाउंड किया गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो उस वजह से जो यूएन का फाउंडेशन का डेट है उस पे मैटर करेगा। तो यूएन वाज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो फाउंड किया गया था वो कितनी कंट्रीज के द्वारा किया गया था? 51 कंट्रीज। देखिए अब क्या है, आपका अगर एग्जाम पैटर्न देखेंगे, ऑल्दो ऐसा नॉर्मली नहीं होगा कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा यूएन में से, बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि हाँ यूएन क्या है, उसके बारे में थोड़े थोड़े फीचर्स पता हो, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की है कि जो यूएन था वो फाउंड किया गया था 51 कंट्री से। हम सबको पता है कि इस समय 51 कंट्रीज नहीं, जो यूएन है उसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं, बट उस समय 51 कंट्रीज थी। और 51 कंट्रीज में भी, क्योंकि क्या है ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन टैकल करने के लिए आपको ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे 51 कंट्रीज में से भी 50 कंट्रीज जो थी वो पहले थी, 51 जो कंट्री थी वो बाद में आई थी, दैट वाज पोलैंड। और जो यूएन को फाउंड किया गया था उसका मेन मकसद क्या था? कमिटेड टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैंने पहले बोला कि इसका जो फाउंडेशन का बेसिस है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। अब और उसका कारण क्या है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। अगर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं तो दैट मीन्स उन्हें कमिट होना पड़ेगा किसके लिए? कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जाए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये था यूएन के बारे में। और देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश की जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई चार्टर या कोई ना कोई रूल बुक्स वगैरह होती हैं। तो जो यूएन का इस्टेब्लिशमेंट था वो बाय था चार्टर ऑफ यूएन। बहुत सिंपल है ये याद रखना, चार्टर है किसका? यूएन का। और उसके बाद यहाँ पे ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है कि पर्पस क्या है, मेन पर्पसेस क्या है यूएन को फॉर्म करने के। उसका मेन पर्पस है फर्स्टली पीस मेंटेन करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो हमने पहले ही देख लिया। आप अगर इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इसका रिलेशन है, तो आप बाकी उसके सारे जो भी पर्पसेस हैं वो आराम से मेमोराइज कर सकेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन आए उसमें ये बोला जाए कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो, जस्ट अ सेकेंड, just a second, I'm going to have a technical glitch over there. Just a second for that. Okay, fine, now it's working. सो जो भी इंटरनेशनल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके ऊपर रिलेटेड है। तो मेंटेनिंग पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट्स क्लियर। सेकेंड क्या है? डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, ताकि फ्रिक्शन ना हो सके। मैंने आपको बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आप रिलेट करेंगे, आप याद रख सकते हैं। अब होगा क्या, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे पर्पसेस दिए जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में जिसमें कि आपको देखना है कि कौन से पर्पस हैं कौन से नहीं हैं, तो आप इजीली ये चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं और रिलेट करके उसको देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं। थर्ड क्या है? कॉपरेटेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स एंड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की ज़रूर बात होगी जब भी कोई भी यूनाइटेड नेशन या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो वो ह्यूमन राइट्स की बात ज़रूर करते हैं। फोर्थ क्या है? टू वर्क एज सेंटर फॉर अचीविंग द गोल्स रिटर्न अबव, कि जो भी हमने ऊपर गोल्स डिस्कस किए हैं उसे अचीव करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो करे, इसलिए यूएन को फॉर्म किया गया है। आपको पता है यूएनडीपी या और भी जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं यूएन के थ्रू, वो किस लिए होते हैं? सिर्फ इस वजह से होते हैं ताकि ये सारी चीज़ें मेंटेन की जा सके। और भी यूएनडीपी नहीं, और भी बहुत सारे हैं। आपको पता है कि आज जैसे हमने बोला कि इस वीडियो के थ्रू हम मेन जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएन के कोई मेन ऑर्गन्स जो हैं 6 वही एग्जिस्ट करते हैं। ये वहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। वो हम राइट टाइम, जैसे जैसे हमारा फ्यूचर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम वैसे वैसे उनके भी वेबिनार्स अरेंज करेंगे, पर फॉर टाइमिंग हम सिर्फ मेन ऑर्गन्स की ही बात कर रहे हैं। अब
यहाँ से हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि पहले जो यूएन एस्टैब्लिश हुआ था वो कैसे था। ऑल्दो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक रफ आइडिया होना हर चीज़ का ज़रूरी होता है, क्योंकि वन वे और अनदर वे वो हमेशा यूज़ होता है। अगर वो प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो वो मेंस में कहीं ना कहीं आप आंसर में कोट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आता है कि जो यूएन है उसका एक्चुअल नाम पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस था, जो कि बाद में चेंज करके यूनाइटेड नेशंस किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनके फेवर में था, उनकी मेमोरी में किया था। जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद उनकी जो रिकमेंडेशन को फॉलो करके जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस है उनका नाम चेंज करके यूएन किया, जो आज है। फिर एटलांटिक चार्टर जो था 1941 का, वो साइन किया गया। अब एक क्रोनोलॉजी चलेगी। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि यूएन जो है उसका एक्चुअल नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो बाद में यूएन बन गया। अब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखते हैं कि ये जो यूएन एस्टैब्लिश हुआ है वो कैसे हुआ है। ऑल्दो ये चार्टर्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ नहीं पता कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाए। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? एटलांटिक चार्टर चार्टर 1941, जो कि साइन किया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्रेसिडेंट के पीएम के द्वारा, जिसमें कि डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर, एक ही वॉर के बारे में कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसमें चार्टर में डिस्कस की गई थी। फिर डिक्लेरेशन आया यूएन का, जिसमें कि जो प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ एटलांटिक चार्टर वाज साइन बाय रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 26 अलाइड कंट्रीज। हमें पता है पहले अलाइड कंट्रीज के ऊपर बहुत सारे इश्यूज, जो सारे इश्यूज थे वो रिवॉल्व करते थे पहले। हमें अगर आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कोल्ड वॉर, अलाइड फोर्सेस। और हमें पता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर बन गया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखेंगे ना तो आप इजीली ये चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यूएन डिक्लेरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अलाइड फोर्सेस, अलाइड कंट्रीज की जो बात की गई है, वो अलाइड कंट्रीज इन फेवर ऑफ दैट कोल्ड वॉर जो कंट्रीज थी उनके फेवर में आप बोल सकते हैं। फिर बात आती है मॉस्को डिक्लेरेशन। देखिए ये जितनी भी डिक्लेरेशंस है ना, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई एम गोइंग टू डिवोट सम टाइम ऑन दैट, ताकि ऐसा होता है कभी कभी माइंड में अगर आपने कुछ चीज़ सुना है ना देन वो स्ट्राइक कर जाता है अगर इन केस कभी ज़रूरत पड़ता है। देन मॉस्को डिक्लेरेशन, जिसमें जो एम्फोसिस था वो किसके ऊपर था? फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ऐसा बोला गया कि हाँ हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, वी शुड मेक अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर डम्बल्टन ओक्स जो दिसंबर में हुआ था 1944 में, उसमें डिसाइड किया गया कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हम फॉर्म करेंगे उसका जो नाम होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। मैंने पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था यूएन का एक्चुअल नाम। फिर आता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। अब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में क्या था कि अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 50 कंट्रीज, जो कि मैंने आपको बोला ना कि ऑल्दो जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो 51 थी, बट उसमें पहले 50 थी, फिर 51st जो था वो बाद में आया था, दैट वाज पोलैंड। तो वही सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में हुआ कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे 50 कंट्रीज के, उन्होंने अटेंड किया और उन्होंने एक तरह से फॉर्मली जैसे आप बोले ना कि चार्टर के ऊपर साइन किया। एंड बाद में जो पोलैंड था उसने उसमें एग्रीमेंट में अपना जो कंट्रीब्यूशन था या अपना जो आप बोले ना कंसेंट था वो दिया। फिर आया फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 24 1945। यूएनओ जो था वो फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ। आप देख रहे हैं कि ये जो अगर आप नोट करें तो आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटलांटिक चार्टर जो था उससे ये सारी जो एक बोल सकते हैं ना कि इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। यूएन डिक्लेरेशन में जो ये जो एटलांटिक चार्टर के थ्रू जो भी बेसिस दिए गए थे उसको साइन किया गया 26 अलाइड कंट्रीज के द्वारा। देन मॉस्को डिक्लेरेशन हुआ जिसमें कि ये फॉर्मली या बोले ओपनली कहा गया कि हाँ वी शुड हैव एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर डम्बल्टन जो ओक्स वो था उसमें बोला गया कि हाँ उसका नाम क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन जो 50 रिप्रेजेंटेटिव्स थे पहले उन्होंने अटेंड किया, लेटर पोलैंड जो था उसने भी उसको साइन कर दिया उस कॉन्फ्रेंस में। फिर एट द एंड फाउंडेशन ऑफ यूएनओ जो था वो हुआ था फॉर्मली एस्टैब्लिश, दैट वाज ऑन अक्टूबर 24 1945। और हमें पता है जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। तो ये था ब्रीफली हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमने देखा यूएन की। अब बात आती है
कि यूएन में कितने मेंबर स्टेट्स हैं। हमने देखा 51 जो मेंबर स्टेट्स थे, जिसमें कि पोलैंड जो था वो बाद में आया, तो 51 मेंबर स्टेट्स पहले थे 1945 में, बट आज 193 मेंबर स्टेट्स है। ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है वो हम आगे देखेंगे, पर फॉर टाइम भी आप इतना देख लीजिए कि पहले 1945 में 51 मेंबर स्टेट्स थे, बट आज 193 है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो यूएन है वो एक्चुअल में सीरियसली जो वर्ल्ड है उसे रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वर्ल्ड की मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो यूएन का पार्ट है। फिर बात आती है कि यूएन का मेन टैगलाइन क्या है या यूएन का मेन पर्पस क्या है। देखिए, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी टैगलाइन होती है ना, वो उसके मेन जो पर्पसेस होते हैं उसे दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएन की वेबसाइट पे जाओगे, दैट्स UN.org, तो अगर आप UN.org पे जाएंगे ना, देन यू विल गेट अ लोगो ऑफ यूएन। अलॉन्ग विद दैट वहाँ क्या लिखा होगा, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन हेल्दी प्लेनेट। दैट मीन्स यूएन का मेन मकसद क्या है, पीस एस्टैब्लिश करना, लोगों में डिग्निटी मेंटेन रखना कि किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, दैट मीन्स ह्यूमन राइट्स के फेवर में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, एंड ऑन हेल्दी प्लेनेट, दैट मीन्स इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है कि हेल्दी प्लेनेट हो। ऐसा ना हो कि हमें पता है क्लाइमेट चेंज के कारण कितना इश्यूज आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हेल्दी प्लेनेट लिखा गया है। तो इस पूरी टैगलाइन से ही हम समझ सकते हैं कि यूएन की जो फंक्शनिंग है वो सारी इस चीज़ से निकल के आ रही है। फिर आता है फ्लैग। यूएन का, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लैग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही यूएन के केस में भी है। देखिए, यूएन का जो फ्लैग है उसमें पहले ये जो लीव्स है, ये क्या लिखा है, पेयर ऑफ ऑलिव ट्री ब्रांचेस। ये जो ऑलिव ट्री ब्रांचेस है ना, हमें अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा ऑलिव ट्री ब्रांचेस जो होता है वो मेनली पीस के लिए होता है। अगर आपको किसी के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, पीस के लिए अपील करना है, तो ऑलिव ट्री ब्रांचेस जो होती है वो भेजी जाती है। और ये जो यूएन का फ्लैग है, इसमें जो ऑलिव ट्री ब्रांचेस है वो पीस दिखाती है। उसके बाद जो इसके अंदर ये जो मैप है, वर्ल्ड मैप, ये दिखाता है कि कैसे ये जो वर्ल्ड है उसे जोड़ के रखता है। वही यहाँ लिखा है, पेयर ऑफ ऑलिव ट्री ब्रांचेस एंड मैप ऑफ वर्ल्ड, इट स्पीक्स टू होप ऑफ वर्ल्ड एंड ड्रीम ऑफ पीस एंड यूनिटी। एक ही पीस और यूनिटी दोनों एस्टैब्लिश होगी वर्ल्ड कम्युनिटी में, ये जो यूएन का फ्लैग है वो दिखा रहा है। तो इससे आप आराम से समझ गए यूएन फ्लैग क्या होता है। फिर आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगर आप यूएन की बात करें तो यूएन वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखा रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखा रहा है, सो दैट मीन सिर्फ इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी यूएन की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। अब ये सारी लैंग्वेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो मेनली इन लैंग्वेजेस के अंदर हमारी जो बाकी कंट्रीज की लैंग्वेजेस है वो कैटेगराइज हो जाएंगी। कैटेगराइज कैसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश प्लस हिंदी है, ठीक है, तो हम इंग्लिश आसानी से टैकल कर सकते हैं। वैसे ही जापान में भी हम इंग्लिश टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं वो इस तरह से रखी गई हैं। अगर वो ऐसे रखेंगे तो मल्टीपल, मतलब अगर वर्ल्ड की हर कंट्री की वो लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हर ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसलिए वो क्या कर रहा है उन्होंने कि मेन मेन जो लैंग्वेजेस है उन्हें ले लिया, ताकि जितनी भी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो इन लैंग्वेजेस के अंदर कैटेगराइज होके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी प्रोसीडिंग्स है उन्हें समझ सकें। तो ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। फिर बात आती है मेन बॉडीज की, क्योंकि मैंने अभी तक हमने देख लिया यूएन क्या है, ठीक है। अब यूएन के बाद आता है मेन बॉडीज की, यूएन की मेन बॉडीज क्या है। अब यूएन हमने बोला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें खुद ब खुद नहीं कर सकती। अब कोई भी पर्सन है, उसे अपना काम जो है, जब उसको पता है उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो उसे अपना काम डिवाइड करना पड़ता है। तो वही यूएन करता है। यूएन का जो काम डिवाइड करने के लिए उसने क्या किया, मेन बॉडीज बनाई हुई है, जैसे कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है, ठीक है। अब देखिए, इनमें से काफ़ी चीज़ें होंगी जिनका आपने नाम सुना होगा। फॉर इंस्टेंस, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में आपने ज़रूर सुन रखा होगा। ऑल्दो हो सकता है कि बाकियों के बारे में आपने ना सुना हो। सेक्रेटरीट के बारे में यू शुड बी अवेयर। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, इनके बारे में हो सकता है कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो।
बट ये जो बाकी 3-4 है ना, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा डिबेट में रहता है, बिकॉज हम जो है, हम इन द सेंस इंडिया, हम डिमांड करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल्स में अब रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, बट वो जो यूनाइटेड नेशन या जो भी बड़ी कंट्रीज है यूएन में, वो नहीं चाहती कि वो रिफॉर्म्स आए। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन मुद्दा है ना, वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली भी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जनरल असेंबली में जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं उनका भी डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में यू शुड बी अवेयर, बिकॉज हमें पता है अभी लास्टली भी हमारा जो केस था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में था, तो उसके बारे में हमने न्यूज़ में सुना था। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम जनरल असेंबली की बात करते हैं कि जनरल असेंबली होती क्या है। आप नाम से समझ रहे होंगे, जनरल असेंबली मतलब इन जनरल जो असेंबली होती है। इसे ऐसा बोला जाता है कि जितने भी यूएन के जो भी मेंबर स्टेट्स हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ही जनरल असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। दैट मीन्स 193 मेंबर स्टेट्स हैं अगर यूएन की, जो कि हमें पता है, तो 193 ही जो मेंबर्स हैं वो यूएन के हो सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगी कि इसमें जो मेंबर्स हैं ना, वो मैक्सिमम 5 सेंड कर सकता है एक कंट्री। दैट मीन्स 193 तो कंट्रीज हैं, मेंबर्स कंट्रीज। तो 193 इंटू 5 जो है वो हो सकते हैं कि वो जो यूएन है उसके मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री 5 सेंड कर सकती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, जो जनरल डिस्कशंस हैं, जैसे बिल्स वगैरह के ऊपर, बजट्स वगैरह के ऊपर, कोई भी लॉज बनना है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, तो सेम एज इट इज जनरल असेंबली में भी हो रहा है, तो इसलिए इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट बोला जाता है। यहाँ पे मेन इश्यू जो रहता है वो क्या रहता है, पीस और सिक्योरिटी का, क्योंकि पीस और सिक्योरिटी वैसे भी अगर हम बात करें यूएन की, तो इन जनरल जो पीस एंड सिक्योरिटी वो प्राइम फोकस रहता है। तो जनरल असेंबली का मेन इश्यू पीस एंड सिक्योरिटी है। अब बात आती है जनरल असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे के सारे जनरल असेंबली के बाय डिफॉल्ट मेंबर हो जाते हैं, और हर मेंबर के पास एक वोट है। जैसे मैंने बोला ना कि मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकता है, सो दैट मीन्स ये नहीं है कि वो उसके पास, एक नेशन के पास 5 रिप्रेजेंटेटिव है तो 5 वोट्स हो गए, दैट मीन्स उनके पास 1 वोट रहेगा। तो ये चीज़ हो गई कंपोजिशन की। अगर आप सेशन की बात करें कि सेशन कब लगता है जनरल असेंबली का, तो वो लिखा है, ऑल्दो ये मुझे लगता तो नहीं है कि एग्जाम में आएगा, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग कि एवरी ईयर थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर जो होता है उसमें सेशन लगता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सेशन है, स्पेशल सेशन जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। आप अगर रिलेट करेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या इंडियन जो पार्लियामेंट है उससे भी रिलेट करती दिखेंगी। अगर अभी भी आप रिलेट नहीं कर सक रहे हैं ना, तो आगे आगे अगर आप देखेंगे ना, तो आप अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या कह रही थी। फॉर टाइमिंग हम देखते हैं प्रेसिडेंट की बात, क्योंकि आप किसी भी असेंबली की बात कर रहे हो तो उसका प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो यहाँ जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसका टर्म 1 ईयर का होता है, और जिसकी इलेक्शन जो होती है वो जनरल असेंबली खुद ब खुद करती है। और जो भी डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है, मतलब दैट मीन जो डिसीजंस लिए जाते हैं जनरल असेंबली में, वो डिसीजन लिए जाते हैं 2/3 मेजोरिटी से, कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग पर्सनस हैं जनरल असेंबली के, अगर उनमें से 2/3 जो पर्सन है अगर वो फेवर में है, सो दैट मीन्स दैट डिसीजन विल बी टेकन, अदरवाइज उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग की बात ऑफ जनरल असेंबली। अब बात आती है कमेटीज की। हमने देखा कि जो जनरल असेंबली है उसका मेन काम क्या है, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। अब पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इज नॉट दैट मच इजी, उसके लिए और भी बहुत सारे काम है। पीस एंड सिक्योरिटी वॉज वन पॉइंट ऑफ द टाइम कि हाँ उन्हें ये काम करना है जो हम मेन पर्पस बोल दिया, पर ऐसा नहीं है कि मेन मतलब सिर्फ यही काम है। मैंने आपको बताया ना जनरल असेंबली का मतलब क्या है, कि जनरली बहुत सारे काम करते हैं। जो भी जनरल काम है जैसे बजटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें जनरल असेंबली में की जाती है। दैट वाज व्हाई आई एम सेइंग कि जनरल असेंबली भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यू कैन से ऑफ यूएन। और जो यूएन का अगर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है या ऑर्गन है और उसको इतने सारे काम है, तो वो इकट्ठे तो सारे काम नहीं कर सकता। तो वो इसलिए इफेक्टिव वर्किंग के लिए क्या किया जाता है, जो काम होता है ना उसे कमिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। अब इंडियन पार्लियामेंट में भी ऐसा ही है, जो काम है या जो लॉज है उसे हम कमिटीज में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास
लॉज की बात करें या वैसे भी जो भी चीज़ें पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटीज़ वगैरह हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कमेटीज़ इसलिए ऑर्गेनाइज की जाती है ना, ताकि हम एक पर्सन को एक तरह से बोले कि हम एक कमेटी को हम रिस्पॉन्सिबल रख सकते हैं कि हाँ आपका ये काम है, इस टॉपिक पे आप काम करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम उन पर्टिकुलर पीपल जो उस कमेटी के अंदर है, हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया। और ऑन द अदर हैंड जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, बिकॉज आपको पता है अकाउंटेबिलिटी आपकी किस टास्क के लिए है, तो आप और इफेक्टिवली उस टास्क के ऊपर काम करते हैं। तो ये है मेन पर्पस कमिटीज बिल्ड करने का। और ये जो कमिटीज बनाई जाती है, ये 7 मेन कमिटीज है जनरल असेंबली की। और ये जो दीज कमिटीज सबमिट रिपोर्ट बिफोर जनरल असेंबली अलॉन्ग विद इट्स रिकमेंडेशन। दैट मीन्स ये जो कमिटीज हैं ये अपनी जितनी भी इनकी रिकमेंडेशंस हैं, ये जो भी इन्होंने रिसर्च किया है, वो सारी चीज़ें जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करती हैं जनरल असेंबली को। और ये 7 कमेटीज क्या है, अब वो देख लीजिए, आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जनरल असेंबली को हम जनरल असेंबली क्यों कहते हैं। जैसे फर्स्ट जो कमेटी है वो क्या है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी। हमें पता है मेन सिक्योरिटी का काम सिक्योरिटी काउंसिल का है, बट स्टिल जो डिस्कशन है वो भी यूएन में होता है। सेकेंड है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी। थर्ड ट्रस्टीशिप कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटिंग कमेटी, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, लीगल कमेटी, स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी। आप देखें तो हमने जैसे बात किया था यूएन के, जब हम टैगलाइन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने जितनी भी चीज़ों की बात की थी ना, जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स की बात की थी, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात की थी, जो भी चीज़ें आती हैं उन सब के लिए इफेक्टिवनेस के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें जनरल असेंबली में डिस्कस होती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कमेटी, इसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी जो पर्पसेस हैं या डिस्कशंस हैं वो देखे जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के जो जो चीज़ें हैं उन्हें टैकल कर रही हैं। फिर आता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। किसी भी चीज़ को पॉलिटिकली या सिक्योरिटी मेंटेन करने को या वैसे भी कोई भी चीज़ करने के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, इफेक्टिवनेस होना, ये ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी देखती है। ट्रस्टीशिप कमेटी इन द सेंस, ट्रस्टीशिप वाज लाइक कि जब आप ट्रस्टीशिप काउंसिल पढ़ेंगे ना, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अभी इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करें या डिस्कशन करें, दैट्स नॉट नेसेसरी। बट यू मतलब आप ये देख लीजिएगा जब ट्रस्टीशिप काउंसिल देखेंगे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो आज मतलब अगर आप इफेक्टिवली बोले तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑल्दो इन पेपर्स दे आर। तो वो क्या है वो हम तभी देखेंगे, बट फॉर टाइम बिंग वी शुड लिमिट आवर डिस्कशन टू जनरल असेंबली। और फिर फोर्थ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटिंग कमेटी। मैंने बताया ना कि जैसे बजट्स वगैरह है वो सारे जनरल असेंबली पर अपने सबमिट करती है। तो वो सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटिंग कमेटी के अंदर आ गया। देन सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी की भी बात होती है। और ऐसा ह्यूमन आपके जो सोशल राइट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है, कल्चरल जो स्पेशलिटी है, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो वो जनरल असेंबली में आ गया। लीगल कमेटी, स्पेशल पॉलिटिकल कमेटी, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जनरल असेंबली ने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने हर चीज़ लगभग डिस्कस कर ली है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड जनरल असेंबली। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, ये आपको जनरल असेंबली की जो एक्चुअल वर्किंग है, ये एक्चुअल इंपॉर्टेंस है, वो दिखाएंगे। सबसे पहले आता है इट इलेक्ट्स 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 10 नॉन परमानेंट, आपको पता होगा 10 + 5, दैट मीन्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, इसे कौन इलेक्ट करता है, सॉरी, इसे इलेक्ट करता है जनरल असेंबली फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और जो हमने पहले देखा था डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी से, तो वही इस केस में भी हो रहा है। फिर सेकंड चीज क्या है, इलेक्ट जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमने देखा जो एक ऑर्गन था, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसमें भी जो जजेस होते हैं उसे उसकी इलेक्शन में जनरल असेंबली अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन विद 2/3 मेजोरिटी। वही 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सेक्रेटरी जनरल जो है उसे भी कौन इलेक्ट कर रहा है, जनरल असेंबली। और प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो आपको पता होगा मिस्टर
एंटोनियो है, ठीक है। और जो कैंडिडेट है, ऑल्दो इलेक्ट तो जनरल असेंबली कर रही है, पर इसे रेकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सेक्रेटरी जनरल का इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो किसके हाथ में रहता है? ये जो 5 पावर्स हैं, 5 नेशंस हैं, इनके हाथ में, क्योंकि रेकमेंड तो यही कर रही हैं। अब इन्हें रेकमेंड करना है, तो आपको पता है ना, ये जो 5 नेशंस हैं, इनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। अभी ना आपको कुछ चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। वो ज्यादा क्लियर इसलिए नहीं होंगी क्योंकि अभी आपने सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देखा। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल का लेक्चर लगाएंगे, उसके बाद आप दोबारा से ये वीडियो जरूर देखना, ऑल्दो इट विल नॉट बी दैट मच टाइम कंज्यूमिंग। आप जनरल असेंबली से स्टार्टिंग कर सकते हैं सीधा पढ़ना, तो उससे क्या होगा, आपको सारे डाउट्स जो है ना अपने क्लियर होते दिखेंगे। क्योंकि अभी मैं कितना कोशिश कर लूँ, पर फिर भी मैं आपको हर चीज़ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हमें अपने वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प भी रखना है। अगर हम हर चीज़ को इन डिटेल लेके चलेंगे ना, तो यही वीडियो एक ही वीडियो ना 1.5 घंटे का भी हो सकता है, और मैं वो नहीं चाहती हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप एक बार एक सीरीज में देखना। अगर जैसे आपको अब सिक्योरिटी काउंसिल की मेन चीज़ें नहीं पता चल रही है, तो आप सिक्योरिटी काउंसिल का पहला वीडियो देखना, फिर वापस आना जनरल असेंबली का देखना, देन सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली क्रैप्स कर सकेंगे। और फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर चीज, और फिर सेक्रेटरीट, ये सारी चीजें ही तो कौन इलेक्ट कर रहा है? जनरल असेंबली। इसी वजह से मैं कह रही थी जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 ऑर्गन्स जो है ना, उसका जो मेन इलेक्शंस है, इलेक्शन पार्ट है, वो कौन देख रहा है? जनरल असेंबली। इट कैन डिस्कस एनी मैटर ब्रॉट बिफोर इट बाय सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी अगर टॉपिक देती है डिस्कशन के लिए, तो वो कौन डिस्कस, तो जनरल असेंबली उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकती है। फिर जनरल असेंबली कैन पास रेजोल्यूशन टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द वर्ल्ड। मतलब ये अपना रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, कोई भी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कोई भी चीज़ सोचती है जनरल असेंबली की इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे। जैसे होता है ना इंडियन पार्लियामेंट में भी, हमें पता है कोई भी मोशन पास किया जाता है, तो वैसे रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ऑल्दो ये बाइंडिंग नहीं है किसी के लिए भी कि हाँ वर्ल्ड कम्युनिटी उसके लीगली बाइंडेड है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक पॉलिटिकल प्रेशर जरूर हो जाता है। बोलते हैं ना कि जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन्स हैं जिनकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, अगर वो एक वर्ड भी बोलते हैं ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है, हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं सेलिब्रिटीज का। तो सेलिब्रिटीज अगर कोई भी चीज करते हैं, चाहे आप कुछ भी वो करें, वो एक जीन्स, एक पर्टिकुलर पैटर्न की जीन्स पहने, तो वो ट्रेंड बन जाता है, मतलब वो लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। वैसे जो पर्सन्स होते हैं जिनकी इंटरनेशनल हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस होती है, वो कुछ भी करते हैं ना, तो लोग उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। यही कारण है, अब जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन पास कर दी है जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर फिर भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इतनी हायर अथॉरिटी ने कोई भी चीज की है, कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है, सो दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है, और जो जिस टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेगी वही लोगों के माइंड में आएगी। हम बोलते हैं ना, जो मीडिया में दिखता है वही चीज लोग अपनी लाइफ में रिलेट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर आप आराम से सोचेंगे ना, यू शुड बी नोइंग कि हाँ हर चीज कितनी लिंक्ड है। हम बहुत चीजों को इन जनरल लेते हैं, बट वो नहीं होती है। फिर 7th पॉइंट पे आते हैं हम, द जनरल असेंबली हैज सुपरविजरी कंट्रोल ओवर अदर यूएन ऑर्गन्स, दस ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ यूएन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट बिफोर जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के सामने यूएन के जितने भी ऑर्गन्स है, मैंने बताया ना। अब देखिए, हमने देखा यूएन की कितनी सॉरी जनरल असेंबली की कितनी इंपॉर्टेंस है। 4 ऑर्गन, और चारों की इलेक्शन कौन कर रहा है? जनरल असेंबली। जो 5th ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, मैंने आपसे पहले बोला है कि अब वो इफेक्टिवली वर्किंग नहीं है। वो ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑन पेपर्स दे एग्जिस्ट, पर एक्चुअल उनका एक काम जो था वो खत्म हो चुका है। और फिर 4 जो मेन ऑर्गन्स बचे, वो चारों पे जनरल असेंबली का जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो इंपॉर्टेंस रखता है। और फिर बात आती है, अगर चारों के लिए जो जनरल असेंबली उसके पास इतनी पावर है, तो नेचुरली जो 4 ऑर्गन्स है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? जनरल असेंबली को, क्योंकि वो उनके लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। फिर हमने पहले देख लिया, जब हमने कमेटी की बात की थी सॉरी, तो यहाँ हमने देखा ना 4th कमेटी क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटिंग कमेटी। दैट मीन्स बजट वगैरह कौन पेश करता है? जनरल असेंबली। सो वही है, एनुअल बजट ऑफ यूएन इज पास्ड बाय जनरल असेंबली। ठीक है। अब 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन।
अब यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? अडॉप्टेड इन 1950, से आराम से ध्यान से देखिए। ये जो रेजोल्यूशन है, रिजॉल्व्स दैट इफ सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनैमिटी ऑफ परमानेंट मेंबर्स फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, the General Assembly shall consider matter immediately with view to making recommendation to members in order to restore international peace and security. और ये मूव किया गया था 1950 में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? नाम से देखिए, यूनाइटेड मतलब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मेंबर स्टेट्स है जो जनरल असेंबली की, वो इकट्ठे होंगी और इकट्ठे होकर रेजोल्यूशन पास करेंगी जो रेजोल्यूशन पीस के लिए जरूरी है। ये 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी रीजन के कारण वो अपना जो काम है, उसका जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ एनिमिटी ऑफ परमानेंट मेंबर्स, तो उस केस में जो जनरल असेंबली है वो उस मैटर को इमीडिएटली कंसीडर करेगी और रिकमेंडेशंस देगी ताकि जो इंटरनेशनल पीस है उसे रिस्टोर किया जा सके। अब ऐसा होगा ही क्यों, जब सिक्योरिटी काउंसिल का काम ही ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके, बट ऐसा क्यों हो कि वो अपना काम इफेक्टिवली ना करे? वीटो पावर, मैंने बताया जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास वीटो पावर है। ये जो वीटो पावर है उसका यूज करके कोई भी, सपोज करिए कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, तो उसमें से 5 में से अगर कोई एक भी कंट्री उसे वीटो कर देती है तो वो नलीफाई हो जाता है। तो इस कारण हो सकता है कि कोई ऐसा काम करना हो जो कि पीस और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो, बट वो ना करने दे रही हो कोई भी ऐसी पावर्स, मतलब नेशंस, 5 परमानेंट नेशंस, तो उस केस में जो जनरल असेंबली है उसे इमीडिएटली कंसीडर करेगी और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देगी ताकि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है वो मेंटेन की जा सके। अब इसमें एग्जाम्पल भी है, अगर आप चाहें तो 2012 का एग्जाम्पल है, चाइना एंड रशिया वीटो रेजोल्यूशन मूव्ड बाय अरब लीग। अरब लीग के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया गया था ताकि जो सीरिया है उसमें पीस एस्टैब्लिश की जा सके, उसे चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया था। मगर यूएन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया था, जो यूएन ने सॉरी जो अरब लीग ने अपना बैकिंग दी थी पीस इन सीरिया के लिए, उसे अप्रूव किया था बाय रेजोल्यूशन, जो कि क्या था, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। दैट मीन्स ऑल्दो हम बोले तो ये काम किसका था, सिक्योरिटी काउंसिल का, मगर वो इफेक्टिवली काम नहीं किया तो इसलिए किसने काम किया, जनरल असेंबली ने। तो इस वजह से बोला जाता है जनरल असेंबली के पास भी बहुत सारी पावर्स है और जनरल असेंबली भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी नॉट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। इसलिए आपको जो जनरल असेंबली है उसकी ये मेन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने बोला ना कि जो चारों ऑर्गन्स हैं उसे इलेक्शन में कौन काम करता है, उनकी इलेक्शन में जनरल असेंबली। और ये जो चारों ऑर्गन्स है ये अपना जो एनुअल बजट वगैरह है वो सारी रिपोर्ट्स जनरल असेंबली को देते हैं। और फिर ये यूनाइटिंग वो पीस रेजोल्यूशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं आंसर में इसे कोट करोगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आप कहीं भी कोट कर सकते हो एक ही जहाँ पे हम बोले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जनरल असेंबली है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है, ये वो कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये कोट कर सकते हो। तो ये हो गया जनरल असेंबली की बात। तो इससे हमारे जो जनरल असेंबली का डिस्कशन है या आज का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। एक बार हम लास्ट में समराइज करते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा यूएन, उसकी हिस्ट्री देखी, उसमें कितनी कंट्री है, मेंबर कंट्रीज, वो देखा, उसका मेन पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें देखी। हिस्ट्री में हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें देखी। फिर हमने मेंबर स्टेट्स देखा, यूएन का जो टैगलाइन उसका फ्लैग है उसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएन की, वो सारी चीज़ें देखी। फिर हमने मेन बॉडीज देखी, 6 है, उसमें से जो आज हमने देखा वो जनरल असेंबली देखा, उसे हम वर्ल्ड पार्लियामेंट कहते हैं। उसका कंपोजिशन क्या है, सेशन कब लगता है, चेयरमैन कौन है, कमिटीज कौन से एग्जिस्ट करती है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जनरल असेंबली के हैं, जो उसकी वर्किंग है, जो उसकी पावर्स है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो इससे आज का हमारा डिस्कशन खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हम अपना वीडियो जो है उसे एंड करेंगे।
आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, इट्स ओके। सो हम अपना जो आज का सेशन है वो एंड करते हैं, और कल का जो हमारा सेशन होगा उसका टॉपिक क्या रहेगा, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। सो आई विल मीट यू टुमारो। टिल देन अगर आपको हमारा, जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो तब अच्छी लगे देन यू शुड लाइक इट, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।